मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ। मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा। मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो, मिट गई दूरियां। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सच एज जो आज डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करना तो पॉसिबल है नहीं। सो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिन पर क्वेश्चंस आते ही है, उन्हीं को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ कुछ मेरा वीक एरियाज था मार्जिनल कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देन ऑडिटिंग का कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, उन सबको गो थ्रू करके देखेंगे। हियर वी गो। तो शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिवीजन नोट्स। ठीक है, मिनी मैराथन टाइप का रहेगा, जिसमें कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो उठा रहे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। 3 में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 10 में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में है अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में है लीज। 21 में है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 26 में है इंटेंजिबल एसेट्स। 28 में है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। देन बात करते हैं इंड एएस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और उसमें क्या क्या आता है। तो जो इंड एएस 101 है और जो आईएफआरएस का 1 है, दोनों में ही आता है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन जो इंड एएस 104 है और जो आईएफआरएस 4 है, उसमें आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। इंड एएस 110 आईएफआरएस 10, उसमें आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस 10 में है और इंड एएस 110 में है, वो कंसोलिडेटेड अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। तो कुछ कुछ नाम वही है, लेकिन कभी कभी एड्रेस चेंज हो जाता है एज पर देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड। देन ऊपर हम लोग अभी आईएफआरएस देखे थे, देन नीचे अभी इंड एएस कंटिन्यू होगा, साथ में आ जाएगा न्यू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दोनों का जो नंबरिंग है वो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जो है वो पूरा सेम ही है। तो दोनों का जो 1 है इंड एएस और आईएएस का, उसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 में आता है इन्वेंट्रीज। 7 में आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। 8 में आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। 12 में आता है इनकम टैक्स। 16 में आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 19 में आता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। 21 में आता है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। 23 में आता है बोरोइंग कॉस्ट्स। 24 में आता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। 28 में आता है इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। 29 में आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज। 34 में आता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 36 में आता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। 37 में आता है प्रोविज़न
प्रोविजंस, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटीजेंट एसेट्स, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में भी है। 38 में इंटेंजिबल एसेट्स। देन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से, कि जो अंडर सेक्शन 139 है उसमें आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 140 में आता है रिमूवल, रिजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। 141 में आता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। 142 में आता है रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। 143 में आता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। 144 में आता है प्रोहिबिटेड सर्विसेज। 145 में आता है साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। 146 में आता है ऑडिटर टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग। अंडर सेक्शन 147 में आता है पनिशमेंट प्रोविजंस। 148 में आता है कॉस्ट ऑडिटर। एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, जिसमें जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है वो दिया था विलियम सी पाइल ने। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच दिया था एरिक जी फ्लैम हॉर्ट्स ने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच दिया था हेकिमियन एंड जोन्स ने। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच दिया था ब्रोमेट, फ्लैमहॉर्ट्स एंड पाइल, तीनों ने मिलकर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग या फिर इकोनॉमिक वैल्यू मेथड को दिया था लेव एंड स्कॉटवार्ट्स ने। रिटर्न ऑन एफर्ट एम्प्लॉयड दिया था लाइकट ने, जिनका फेमस है लाइकट स्केल। देन हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है कि वन एडिशनल यूनिट बढ़ाने पर कितना कॉस्ट आ रहा है। सिंपल ये एक इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स माइनस वीसी करके कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ईवीआईटी या फिर प्रॉफिट आ जाता है। तो एक छोटा सा सम लिए, कुछ फार्मूला है, जैसे सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ईवीआईटी या प्रॉफिट करके सेल्स आता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आता है, जैसे निकाले 50,000 सेल्स था, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 था, तो 20,000 कंट्रीब्यूशन आया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ईवीआईटी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस ईवीआईटी का मतलब है कंट्रीब्यूशन। असल में इसी में ही जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है, तो इसी को ही आगे पीछे ऊपर नीचे करके ये फार्मूला डिराइव हुआ। देन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ईवीआईटी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू ईवीआईटी, ईवीआईटी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इसी को उल्टा करके फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने का भी काफ़ी फार्मूला होता है, जैसे जो बेसिक फार्मूला है कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स इंटू 100, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाले। तो 20,000 था हम लोग का कंट्रीब्यूशन, 50,000 था सेल्स, तो आ गया 40% पीवी रेशियो। सिमिलरली कंट्रीब्यूशन प्राइस, कंट्रीब्यूशन सेल्स कंट्रीब्यूशन प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं। अगर 2 साल का डेटा दिया हुआ है तो फिर चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स करके भी पीवी रेशियो निकल सकता है। अगर ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है तो फिर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स इंटू 100। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से निकालना है तो प्रॉफिट या वीआईटी बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100। और एक तरीका है कि पी रेशियो जो होता है, अगर 100 हम लोग का टोटल कॉस्ट है तो अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट बताता है कि वो सेल्स का कितना वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर 1 माइनस वी सी कर देंगे तो जो रेस्ट बचेगा वो पीवी रेशियो बताएगा। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से, मतलब उसका परसेंटेज को करने माइनस करने से ये भी पीवी रेशियो आ जाता है। एक थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट का भी एक फार्मूला यहाँ से निकल सकता है, ब्रेक इवन सेल्स इंटू पीवी रेशियो। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जहाँ पर ना ही प्रॉफिट है और जहाँ कोई भी लॉस नहीं है। तो ये यूनिट्स में भी निकल सकता है, रुपीज़ में भी निकल सकता है, परसेंटेज में भी। रुपीज़ यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ निकाले तो 750 यूनिट्स आया, 50 रुपया सेलिंग प्राइस था, तो 37,500 ब्रेक इवन सेल्स आ गया। रुपीज़ में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो करने से डायरेक्ट रुपीज़ में आ जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो पहले ब्रेक इवन सेल्स निकालेंगे, फिर डिवाइड बाई सेल्स, टोटल सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो 75% आ गया
ब्रेक इवन पॉइंट। अब जो रेस्ट 20% है वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला नीचे देखेंगे, लेकिन ब्रेक इवन से अगर निकालना हो तो सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब एक कंसेप्ट आता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट का। फॉर एग्जांपल अगर फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 है, डिप्रिसिएशन 5,000 है, जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, तो जितना भी नॉन कैश एक्सपेंस होगा उसको माइनस करने के बाद जो भी आएगा तो वो हो जाएगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो अगर कैश बीईपी निकालना है तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो 10,000 डिवाइड बाय 40% जो आएगा वो हो जाएगा कैश ब्रेक इवन पॉइंट। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आ जाते हैं। ठीक है, ये एक यूनिट्स में निकल सकता है और एक परसेंटेज में निकल सकता है। तो यूनिट्स में निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अच्छा एक परसेंटेज, एक यूनिट्स और एक रुपीज़ में भी। रुपीज़ में निकालना है तो प्रॉफिट बाय पी रेशियो, एंड परसेंटेज में निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अब काफ़ी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर प्रॉफिट, कि कितना सेल्स चाहिए अगर हमको एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करना है। तो ये यूनिट्स में भी है, रुपीज़ में भी है। सिंपल फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, बस प्लस कर देना है प्रॉफिट को। सेम यहाँ पर भी अगर रुपीज़ में निकालना है तो डिवाइड बाय फार्मूला वही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, प्लस हो जाएगा बस वो डिजायर्ड अमाउंट का प्रॉफिट। नेक्स्ट अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। तो इसका बेसिकली मतलब है कि कितना कॉस्ट होना चाहिए था। तो इसमें मटेरियल वेरिएंस आता है, लेबर वेरिएंस आता है, ओवरहेड वेरिएंस आता है, काफ़ी डिटेल्स में है। तो स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी का एक डब्बा है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड मिक्स का एक डब्बा है, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन का एक डब्बा है, और एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी का एक डब्बा है। तो ये 4 डब्बा है, 1 2 3 4। ठीक है, अब दिस डब्बे को अगर माइनस कर देंगे दिस डब्बे के साथ, ठीक है, तो फिर हम लोग का आ जाएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देन इस डब्बे को अगर माइनस कर दिया जाए, इस डब्बे को अगर माइनस कर दिया जाए इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस एमएमबी। फिर इस डब्बे को अगर माइनस कर दिया जाए इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सिमिलरली अगर इस डब्बे को माइनस कर दिया जाए इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फिर लास्ट अगर इस डब्बे को माइनस कर दिया जाए इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लेबर वेरिएंस के ऊपर। इसमें भी एक डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा और ये 5 डब्बा है। इसमें स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल टाइम वर्क 80W, एक्चुअल टाइम वर्क। फिर है यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल टाइम पेड, फिर है एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम पेड। अगर इस डब्बे को अगर हम लोग मिला देंगे इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा लेबर यील्ड वेरिएंस। फिर इस डब्बे को अगर मिला देंगे इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। फिर इस डब्बे को अगर मिला दें इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। फिर इस डब्बे को अगर मिला दिया जाए इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा लेबर प्राइस वेरिएंस। फिर इस डब्बे को अगर मिला दिया जाए इस डब्बे के साथ, तो आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इस डब्बे को अगर मिला दिया जाए इस डब्बे के साथ, तो आ जाएगा टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस टीएलई भी। ठीक है, तो जैसे जैसे ओवरलैप कर रहा है वैसे वैसे ये वाला सब, ये सब जैसे ये इतना बड़ा है और ये दोनों छोटा छोटा, ये दोनों का एडिशन अगर किया जाए तो इसके बराबर ही आएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब ब्रोडर कंसेप्ट हो जाता है, ब्रोडर चीज़, और ये नैरो। यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा ऐसा अगर पढ़ेंगे तो। फिर इस डब्बे को अगर फाइनल इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई किया सॉरी माइनस किया जाए, तो आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस एलसीवी।
अगर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने माइनस ही कहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मेरा मुंह से मल्टीप्लाई डिवीज़न प्लस अगर निकल गया हो तो प्लीज़ सॉरी। लेकिन जितना भी कनेक्ट हो रहा है तो ये डब्बा, ये जहाँ जो भी डब्बा, जैसे ये डब्बा कनेक्ट हो रहा है इस डब्बे के साथ, तो उसको माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर। तीन डब्बा है इसमें। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल टाइम। इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो आएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। इसको इससे करेंगे तो आएगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और इसको अगर इससे करेंगे तो आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं। अब जो मैराथन आएगा वो एक एक घंटा का होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो छोटा छोटा था, एक एक और छोटा आ सकता है बिजनेस एचआरएम का, वो शायद छोटा ही रहेगा। बिजनेस एचआरएम के बाद जो भी आएगा मैराथन वो सब एक एक घंटे का रहेगा। थैंक यू सो मच।